हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विभव तिवारी और मैं आपका स्वागत करता हूं परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा था। न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत आरएनए और डीएनए का विस्तृत अध्ययन किया गया था। आज उसके आगे बढ़ते हुए हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका कि नाम है कोशिका विभाजन, सेल डिवीज़न। तो फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और परीक्षा मंथन के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और अच्छे से आप कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कोशिका विभाजन, सेल डिवीज़न, ये थोड़ा सा जटिल है कह लीजिए, बट मैं यहाँ पे आपको इतने आसान शब्दों में या आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम्स में कहीं से भी क्वेश्चन अगर पूछे जाएँ तो आप इनको ईजिली सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कोशिका विभाजन होता क्या है, सेल डिवीज़न होता क्या है। तो पैतृक कोशिका से नई संतति कोशिकाओं के बनने की क्रिया ही कोशिका विभाजन कहलाती है। ठीक है। और कोशिका विभाजन जो है हम सभी लोग जानते हैं वो दो तरह की होती है, जो मुख्यतः दो तरह की होती है। समसूत्री कोशिका विभाजन माइटोसिस, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन मियोसिस। जो ये समसूत्री कोशिका विभाजन होता है इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम की संख्या जो है वो संतति कोशिकाओं के समान होती है, और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो पैतृक कोशिकाओं से आधी रह जाती है। ये एक मोटा मोटा डिफरेंस था कोशिका विभाजन का और कोशिका विभाजन होता क्या है। लेकिन अभी हम इसको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, हर एक चीज़ जानेंगे कि कैसे कोशिका चक्र बनता है, उसके बाद कैसे कोशिका विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है, समसूत्री विभाजन क्या होता है और इसमें क्या डिफरेंस होता है। आज हम इस लेक्चर में इन सभी बातों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि कोशिका विभाजन क्या होता है, पैतृक कोशिका से नई संतति कोशिकाओं के बनने की क्रिया ही कोशिका विभाजन कहलाती है। ठीक है। लेकिन सबसे पहले कोशिका विभाजन, समसूत्री और सूत्री विभाजन पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कोशिका चक्र क्या होता है, सेल साइकिल क्या होता है। तो किसी कोशिका के निर्माण से लेकर पुनः विभाजन द्वारा संतति कोशिका बनने तक होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हम कोशिका चक्र कहते हैं। ठीक है। यह जो है कोशिका चक्र जो है ये कई घटनाओं का अनुक्रम होता है, जिसमें कोशिका के डीएनए का द्विगुणन होता है, कोशिका की वृद्धि होती है और कई रचनाओं का निर्माण होता है, और अंत में क्या होता है, अंत में दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होती है। तो कोशिका चक्र अगर हम देखें तो कोशिका चक्र जो है उसमें मुख्यतः दो प्रावस्था होती है। एक होती है अंतरावस्था इंटरफेज और दूसरी होती है एम फेज माइटोटिक। तो अंतरावस्था अगर देखें तो अंतरावस्था जो है वो लंबी प्रावस्था होती है और 95% समय जो है कोशिका चक्र का यहीं पे लगता है, कहाँ पे, अंतरावस्था में। और एम फेज अगर देखें जो माइटोटिक फेज है ये एक छोटी प्रावस्था है और यहाँ केवल 5% समय लगता है। अंतरावस्था देखें तो ये लंबी प्रक्रिया है और ये 3 चरणों में पूरी होती है। ठीक है। तो 3 चरण कौन कौन से हैं ये आप देखिए, यहाँ लिखा भी है G1 S G2 और नीचे ये डायग्राम भी दिया है। अभी इस डायग्राम से मैं आपको इतने अच्छे समझाऊंगा कि कोशिका चक्र आपको पूरा एक बार में ही समझ में आ जाएगा, और जो इसके प्रमुख बिंदु हैं वो मैं कई बार आपको बताऊंगा। तो आप पेन पेपर लिए रहिएगा, तो जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट नोट करने हों आप वीडियो के साथ नोट कर सकते हैं। और अगर आप 2-4 बार, मुझे लगता है कि वीडियो की थोड़ी स्पीड बढ़ा के अगर 2-4 बार पूरा वीडियो देख लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन फिर आपके एग्ज़ाम में कभी गलत नहीं होंगे। तो कोशिका चक्र जो है दो प्रावस्था होती है, मैंने बताया, अंतरावस्था इंटरफेज और एम फेज। और अंतरावस्था जो है ये लंबी प्रावस्था है और एम फेज जो है छोटी प्रावस्था है। अंतरावस्था जो है ये एम प्रावस्थाओं के बीच स्थित होती है। और अंतरावस्था में देखिए 3 प्रावस्था कौन सी है, G1 S G2। और एम फेज में जो है देखिए जो माइटोटिक फेज होता है इसमें 2 चरण होते हैं। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, मतलब केंद्रक विभाजन पहले होगा, फिर साइटोकाइनेसिस, फिर कोशिका द्रव्य विभाजन। तो केंद्रक विभाजन में हम देखते हैं क्या होता है, गुणसूत्र का सेपरेशन होता है। ठीक है। और ये केंद्रक का विभाजन जो है वो 4 चरणों में पूरा होता है। अभी हम पढ़ेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जो ये माइटोटिक डिवीजन में कैरियोकाइनेसिस होता है वो 4 चरणों में संपन्न होता है। तो अब हम आते हैं, अगर हम स्ट्रक्चर से अगर देखें कि सेल साइकिल का, कि ये G1 फेज़ क्या है, S फेज़ क्या है, G2 फेज़ क्या है, तो अंतरावस्था के तीनों फेज़ जो है हम अब देखते हैं कि इनके
क्या इंपॉर्टेंस है और इनको कैसे ये साइकिल अपनी कंप्लीट करते हैं। तो जो ये अंतरावस्था इंटरफेज है, मैंने बताया ये क्या है, लॉन्गेस्ट प्रावस्था है सेल साइकिल की, सबसे लंबी प्रावस्था है ये सेल साइकिल की, ठीक है। इसी वजह से इसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, विश्राम प्रावस्था कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कोशिका जो है वो विभाजित नहीं होती है। यहाँ कोशिका विभाजन शुरू नहीं होता है, कोशिका विभाजन तो भी आगे होगा, ये कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन नहीं होता है, लेकिन उपापचय की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण या सक्रिय प्रावस्था होती है। और यहाँ पे जो गुणसूत्र होते हैं वो धागेनुमा होते हैं। जो इंटरफेज है वो 3 चरणों में है। जीवन फेज, आप डायग्राम में देखिए, जीवन फेज, एस फेज, G2 फेज, ठीक है। तो इन प्रावस्थाओं के बारे में हम देखते हैं कि जीवन फेज में क्या होता है, एस फेज में क्या होता है, G2 फेज में क्या होता है। तो एक मोटा मोटा मैं आप बता दूं, आप नोट कर लीजिए कि जीवन फेज में क्या होता है। अगर आपको एक लाइन में पूछ ले कि जीवन फेज में क्या होता है कोशिका चक्र के, तो आप उसको बताइए कि जीवन फेज में जो है कोशिका वृद्धि एवं विभाजन होता है। जीवन फेज में कोशिका वृद्धि एवं विभाजन होता है। एस फेज में क्या होता है, DNA संश्लेषण होता है। और G2 फेज में क्या होता है, कोशिका की वृद्धि एवं विकास होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीवन फेज में क्या होता है। तो जीवन फेज की इस इंटरफेज की इस जो है जीवन सबसे जो है ये लंबी प्रावस्था होती है, ठीक। और ये कहाँ पाई जा रही है, देखिए ये माइटोसिस और एस फेज के बीच में पाई जा रही है। ये आपको डायग्राम समझ में आ रहा होगा। इस प्रावस्था में क्या होता है, कोशिका विभाजित होने के लिए निर्णय लेती है। और इस प्रावस्था में मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, वृद्धि और विकास होता है, ठीक। इस प्रावस्था में प्रोटीन व RNA का निर्माण होता है और ये उपापचय की दृष्टि से, मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से सक्रिय होता है। कौन सा, जीवन प्रावस्था। तो जीवन प्रावस्था के बारे में आप इतनी बातें नोट कर लीजिए। फिर हम आते हैं एस प्रावस्था, जो है एस फॉर सिंथेसिस, आप समझ लीजिए। तो एस प्रावस्था में मैंने आपको बताया कि सबसे महत्वपूर्ण क्या काम होता है, यहाँ पे DNA का संश्लेषण होता है। तो एस प्रावस्था सिंथेसिस किसके बीच में पाई जाती है, जीवन और G2 के बीच में पाई जाती है। फिर क्या है, यहाँ पर क्या होता है, DNA का डुप्लीकेशन हो जाता है, मतलब DNA का द्विगुणन हो जाता है, जबकि गुणसूत्र का डुप्लीकेशन यहाँ नहीं होगा। ये नोट कर लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्टेटमेंट में एस फेज में क्या होता है, DNA का डुप्लीकेशन होता है कि गुणसूत्र का डुप्लीकेशन होता है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे DNA का डुप्लीकेशन होता है, न कि गुणसूत्र का। और इस प्रावस्था में क्या होता है, DNA पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो सक्रिय रहता है, ठीक है। और यहाँ पे और किसका द्विगुणन होता है, तारक केंद्र का भी द्विगुणन हो जाता है। इसके बाद हम जीवन फेज हो गया, एस फेज हो गया, फिर हम G2 फेज आते हैं। G2 फेज में क्या होता है, कोशिका की वृद्धि एवं विकास होता है। G2 फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, या गैप 2 प्रावस्था भी बोलते हैं, ग्रोथ पीरियड 2 भी बोलते हैं, ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में कोशिका का वृद्धि और विकास होता है, नए प्रोटीन और RNA का भी निर्माण होता है, किसमें, G2 प्रावस्था में। और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का भी द्विगुणन होता है। तो इस तरह से अगर देखें तो ये हमारा जीवन हो गया, एस हो गया, G2 हो गया। फिर है माइटोसिस, ये माइटोटिक फेज फिर जो आता है आपका, मैंने अभी आपको बताया था कि इसके अंतर्गत क्या आता है आपका, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस केंद्रक विभाजन पहले होता है, माइटोसिस में फिर साइटोकाइनेसिस होता है, आप डायग्राम में देख रहे होंगे। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, केंद्रक विभाजन में पहले क्या होगा, गुणसूत्र का सेपरेशन होता है। फिर केंद्रक में विभाजन जो है वो 4 चरणों में पूरा होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसके बाद ये जाता है कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस के बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाता है और 2 सेल या 2 कोशिका का निर्माण होता है। तो ये पूरी जो सेल साइकिल अभी आपने पढ़ी, इसमें मैंने पूरा आपको एक ओवरव्यू समझा दिया कि जीवन फेज, एस फेज, G2 फेज, माइटोसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, फिर आपके 2 नए संतति कोशिका का जो निर्माण हो रहा है, 2 सेल्स का जो निर्माण हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई है, और आप 1-2 बार अगर वीडियो और देखेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। और साथ में पेन पेपर लेके अगर नोट कर रहे हैं तो ये एक ही बार में सब कुछ आपको यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, समसूत्री विभाजन, ठीक है, माइटोसिस क्या होता है। तो समसूत्री कोशिका विभाजन या माइटोसिस में अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो संतति कोशिका के समान ही होती है, ठीक है। माइटोसिस जो ये टर्म था, ये सबसे पहले किसने दिया था, माइटोसिस टर्म जो है ये W फ्लेमिंग ने दिया था।
पादपों में अगर देखें तो माइटोसिस किसने देखा था? स्ट्रॉसबर्गर ने देखा था। और जंतुओं में फ्लेमिंग ने देखा था, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने देखा था। माइटोसिस होता क्या है? माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन है जिसके द्वारा हम कोशिकाओं का गुणन बढ़ाते हैं, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ठीक है, एक पॉइंट आप नोट करिए कि माइटोसिस कई बार पूछा हो गया है कि माइटोसिस जो है वो कहाँ होता है, माइटोसिस कहाँ संपन्न होता है? तो ये कायिक कोशिकाओं में संपन्न होता है। जैसे वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल में माइटोसिस कायिक कोशिकाओं में संपन्न होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। माइटोसिस में होता क्या है? माइटोसिस में एक कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है और बनने वाली जो दोनों कोशिकाएं होती हैं वो गुणात्मक और संख्यात्मक दृष्टि से मातृ कोशिका के समान होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो माइटोसिस में इतने पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि जो है माइटोसिस में एक कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, बनने वाली दोनों कोशिकाएं गुणात्मक व संख्यात्मक दृष्टि से मातृ कोशिका के समान होती हैं, पर गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और माइटोसिस के अध्ययन के लिए सबसे बढ़िया जो मटेरियल होता है वो क्या है? माइटोसिस के अध्ययन के सबसे बढ़िया मटेरियल जो है वो ओनियन रूट टिप है, मतलब प्याज का मूल शीट्स है। तो माइटोसिस हम जान गए कि माइटोसिस का क्या होता है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि माइटोसिस का महत्व क्या है, किस लिए हम माइटोसिस पढ़ते हैं, समसूत्री विभाजन का महत्व क्या है। तो इसका जो है माइटोसिस का महत्व किस में है? वृद्धि व विकास में है कोशिकाओं के, आनुवांशिक स्थायित्व में है, जेनेटिक स्टेबिलिटी में है, मरम्मत में है, घावों को भरने के लिए है। तो समसूत्री विभाजन का इतना जो है आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि इनका महत्व क्यों है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं। माइटोसिस में अभी हमने आपको पहले बताया कि यहाँ पे जब हम ये देख रहे थे स्ट्रक्चर, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। माइटोसिस में हमने क्या पढ़ा था? कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? केंद्रक विभाजन, और फिर साइटोकाइनेसिस होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। तो जो कैरियोकाइनेसिस होता है या केंद्रक विभाजन होता है, ये इसमें 4 चरण होते हैं। तो समसूत्री विभाजन जो है ये मुख्यतः 2 चरणों में होती है, कैरियोकाइनेसिस केंद्रक विभाजन, साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य विभाजन। तो कैरियोकाइनेसिस में देखिए ये 4 चरण जो हैं ये कौन कौन से हैं? प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टीलोफेज है। अब हम एक स्ट्रक्चर से इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में लिख भी दिया है कि प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या है, एनाफेज में क्या है, टीलोफेज में क्या है। और इसके आगे ये जो पूरा डायग्राम्स है, इस डायग्राम से भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ जो लिखा है आपको PDF मिल जाएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे PDF आपको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा तो मुझे लगता है ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर हम माइटोसिस का ये जो स्ट्रक्चर है इसमें देखें, अगर प्रोफेज में क्या हो रहा है, लेट प्रोफेज में क्या हो रहा है, मेटाफेज में क्या हो रहा है, एनाफेज, टीलोफेज, तो ये चारों प्रावस्थाओं में क्या हो रहा है, उसके बाद कैसे साइटोकाइनेसिस के बाद ये डॉटर सेल का निर्माण हो रहा है, तो स्ट्रक्चर से ज़्यादा समझ में आएगा। तो प्रोफेज में देखिए क्या हो रहा है, केंद्रक विभाजन, कैरियोकाइनेसिस पहले हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें 4 अवस्था है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज जो है ये सबसे लंबी प्रावस्था है। ठीक है, प्रोफेज अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, सबसे पहले इंटरफेज है, फिर प्रोफेज है। तो एरो के डायरेक्शन से आप जाइएगा तो फिर प्रोफेज में देखिए क्या हो रहा है। प्रोफेज क्या है? ये सबसे लंबी प्रावस्था है। इसमें क्या होता है? गुणसूत्र जो है वो जालिकामय है। आप देख रहे हैं आगे चल के, आप देखिए गुणसूत्रों का स्ट्रक्चर ही चेंज हो रहा है सब में। गुणसूत्र कैसे कैसे अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है। तो जो प्रोफेज स्टेज में है यहाँ गुणसूत्र कैसे हैं? यहाँ गुणसूत्र जालिका जैसे हैं, जाली जैसे अपना बनाए हुए हैं स्ट्रक्चर। फिर ये आगे चलकर क्या हो रहा है, देखिए लेट प्रोफेज में क्या हो रहा है, ये छोटे होते जा रहे हैं, कुंडलित होते जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रोफेज के जो लेट प्रोफेज है यहाँ क्या हो रहा है, तो कुंडलित हो जा रहे हैं, छोटे जा रहे हैं। जब कुंडलित होकर छोटे हो जा रहे हैं लेट प्रोफेज में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा स्पष्ट दिखाई देने लग रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो प्रोफेज के अंत में क्या होता है कि जो केंद्रिका होती है और केंद्रक झिल्ली होती है, ये दोनों विलुप्त हो जाती हैं। प्रोफेज में केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली ये दोनों विलुप्त हो जाती हैं। तो प्रोफेज और लेट प्रोफेज में क्या हो रहा है ये बता दिया। इंटरफेज का मैंने अभी डिस्कशन कोशिका चक्र में ही कर दिया था। फिर हम आते हैं मेटाफेज में। मेटाफेज में अगर हम समझें तो मेटाफेज जो है सबसे बढ़िया अगर जो है स्टेज है किसके लिए, गुणसूत्रों की मॉर्फोलॉजी के अध्ययन के लिए। गुणसूत्रों के आकारिकी के अगर अध्ययन करना हो तो मेटाफेज सबसे बढ़िया स्टेज होता है।
ठीक। सभी गुणसूत्र यहाँ पे क्या हो रहे हैं, देखिए अगर ये मेटाफेज देखिए बीचों बीच स्ट्रक्चर है, यहाँ गुणसूत्र देखिए अगर बीच से लाइन खींच दीजिए तो सभी गुणसूत्र नहीं लग रहा है आपको बीच वाली लाइन पे आ गए हैं, तो गुणसूत्र क्या हो रहे हैं यहाँ पे, ये पूरे मध्य प्लेट पर व्यवस्थित हो गए हैं। मेटाफेज में गुणसूत्र क्या होते हैं, मध्य प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं। गुणसूत्र बिंदु जो है मध्य प्लेट पर, वह भुजाएं ध्रुवों की ओर विन्यासित हो जाती हैं, ठीक है। बड़े गुणसूत्र परिधि पर और छोटे गुणसूत्र मध्य भाग की तरफ। तो मेटाफेज में आप समझिए क्या हो रहा है मोटा मोटा, कि मेटाफेज में गुणसूत्र जो है मध्य प्लेट पर व्यवस्थित हो जा रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं एनाफेज। एनाफेज में क्या हो रहा है, तो एनाफेज जो है ये हमारे माइटोसिस की सबसे छोटी प्रावस्था है। जो कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेज हैं इनमें सबसे छोटी प्रावस्था है। और एनाफेज में आप देखिए क्या हो रहा है, यहाँ गुणसूत्र बिंदु विभाजित हो जाता है। जब मैं आपको गुणसूत्र पढ़ा रहा था तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि गुणसूत्र का शेप कैसे होता है। जब गुणसूत्र अपने गुणसूत्र बिंदु से टूट जाता है तो उसी शेप का अपना आकार ले लेता है। तो एनाफेज में अगर आप देखिए तो यहाँ गुणसूत्र क्या हो रहा है, गुणसूत्र बिंदु विभाजित हो जा रहा है। फिर हम आते हैं लास्ट जो है टीलोफेज पे। कैरियोकाइनेसिस का जो लास्ट है स्टेज वो है टीलोफेज। तो टीलोफेज में क्या हो रहा है कि यहाँ क्रोमोसोम्स जो है वो ध्रुवों पर पहुँच जाते हैं और क्रोमोसोम विकुंडलित हो जाते हैं और धागेनुमा हो जाते हैं, ठीक है। जो प्रोफेज में आपकी केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका जो है विलुप्त हो गई थी, तो टीलोफेज में क्या होता है कि इन दोनों का पुनः निर्माण हो जाता है। मतलब केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका का पुनः निर्माण हो जाता है। और टीलोफेज में ही देखिए क्या हो रहा है, 2 संतति केंद्रक का निर्माण हो गया है। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सीरीज़ भी आपको याद होना चाहिए कि प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता है, मेटाफेज के बाद एनाफेज, एनाफेज के बाद टीलोफेज, और इन सभी में क्या क्या हो रहा है ये स्ट्रक्चर के माध्यम से मैंने अभी आपको बता दिया है। तो 2-4 बार अगर आप स्ट्रक्चर भी देख लेंगे ना ऐसे वीडियो के साथ, तो ऐसे ही याद हो जाएगा आपको। कहीं भी आपको लिखने को दिया जाएगा तो आप आराम से बता लेंगे स्ट्रक्चर बना के ही। जितना कंपटीशन में आपको लगता है कि कंपटीशन में क्या, मैंने उससे ज़्यादा ही बताया है कि कहीं से भी आपका कुछ छूटे ना। फिर उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, यहाँ कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है। तो ये कोशिका द्रव्य विभाजन के बाद ही क्या होता है, 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। 2 कोशिकाओं का जो कह लीजिए जो निर्माण होता है वो साइटोकाइनेसिस के बाद ही होता है। पर इस साइटोकाइनेसिस जो होता है, ये कोशिका द्रव्य विभाजन जो होता है वो पादप कोशिकाओं में और जंतु कोशिकाओं में, दोनों में अलग अलग तरीके से होता है। पादप कोशिकाओं में जो है ये विभाजन सेल प्लेट या कोशिका पट्टी विभाजन के द्वारा होता है, और जंतु कोशिका में कोशिका खाँच विधि के द्वारा होता है। तो इसके बाद साइटोकाइनेसिस के बाद क्या हो रहा है, कोशिका का निर्माण हो रहा है। तो माइटोसिस में हम लोगों ने पूरा देख लिया। पहले हमने कोशिका चक्र देखा, इंटरफेज, एम फेज, इंटरफेज की तीनों प्रावस्था देखी, एम फेज देखा, और यहाँ पे देखिए मैंने सब कुछ लिख भी दिया है। तो आप अगर इसको 1-2 बार देख लेंगे तो मुझे लगता है कि इंटरफेस का ये स्ट्रक्चर अगर आपके दिमाग में एक बार बन गया, और मेरी मानिए तो एक बार पेन पेपर लेके अपने हाथ से बना ही लीजिए। एक बार अगर आप बना लेंगे तो आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। और ये टॉपिक थोड़ा सा जटिल है, लेकिन मैंने अपनी पूरी तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है, और बहुत ईजी वे में, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो एक बार इसका स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, और एक बार मेरे कहने पे आप माइटोसिस का ये पूरा जो स्ट्रक्चर के थ्रू समझाया गया है, पूरा कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, इसको आप बना के और अपने मन में ही सोच लीजिए कि हर स्टेज पे क्या क्या हो रहा है। तो बहुत ईजिली आपको जो है ये दोनों चीज़ें तैयार हो जाएंगी। इसके बाद हम आते हैं, साइटोकाइनेसिस मैंने बता दिया, तो माइटोसिस और सेल साइकिल, ये 2 चीज़ें हो गई। इसके बाद हम देखते हैं मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। तो मियोसिस जो ये टर्म था ये किसने दिया था, फार्मर और मूरे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। फार्मर और मूरे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। मियोसिस एक ऐसा विभाजन है, या अर्धसूत्री एक ऐसा विभाजन है जिसमें एकमात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिका, मतलब 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। तो आप इसको अगर चाहें तो नोट करना, तो नोट भी कर लीजिए कि मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसा विभाजन है जिसमें एकमात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिका या डॉटर सेल का निर्माण होता है। और इन पुत्री कोशिकाओं में मात्र कोशिका की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप नोट कर लीजिए। और अगर मान लीजिए कि पेरेंट सेल के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 2n है,
मान लीजिए कि पेरेंट सेल के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 2n है, तो बनने वाली प्रत्येक कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? फिर गुणसूत्रों की संख्या होगी n। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है? संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका से आधी रह जाती है। फिर अगर देखें तो मियोसिस होता कहाँ है? तो मियोसिस होता है जनन कोशिका में, जर्मिनल सेल में मियोसिस होता है या अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ एक सेल से जो 4 सेल बनती हैं या पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, वो आपस में भी समान नहीं होती हैं और पेरेंट सेल से भी समानता नहीं रखती हैं। आप इसको भी नोट कर लीजिए कि जो एक सेल से 4 सेल बन रही हैं मियोसिस में या डॉटर सेल बन रही हैं, वो आपस में भी समानता नहीं रखती हैं और पेरेंट सेल से भी समानता नहीं रखती हैं। और अगर इसको मियोसिस का अध्ययन करना हो तो इसके लिए जो बेस्ट मटेरियल है आपका, वो प्याज का परागकोश है, मतलब एंथर, इसका ओनियन का एंथर जो है, एंथर ऑफ ओनियन है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं अर्धसूत्री विभाजन के मुख्यतः 2 चरण होते हैं। इसके पहले हम देख लेते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या है। तो अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस जो है, इसका महत्व देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए कि अर्धसूत्री विभाजन से गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? पीढ़ी दर पीढ़ी निश्चित बनी रहती है। आप इसके महत्व को नोट कर लीजिए कि अर्धसूत्री विभाजन से गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? पीढ़ी दर पीढ़ी निश्चित बनी रहती है। और अर्धसूत्री विभाजन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो विकास के लिए क्या हैं? आवश्यक हैं। अर्धसूत्री विभाजन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो विकास के लिए आवश्यक हैं। अब हम देखते हैं कि जो अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस है, इसके 2 मुख्य चरण होते हैं। एक होता है मियोसिस फर्स्ट और एक होता है मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट क्या बोलते हैं? विषमरूपी विभाजन, और मियोसिस सेकेंड को हम लोग बोलते हैं समरूपी विभाजन। तो जो ये मियोसिस फर्स्ट है, इसमें क्या होता है? इस विभाजन से 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी होती है। मियोसिस फर्स्ट में 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं और इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। जो ये मियोसिस सेकेंड है, समरूपी विभाजन है, इस विभाजन में क्या होता है? 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, और ये जो मियोसिस सेकेंड है, ये बिल्कुल किसकी तरह है? समसूत्री विभाजन। जो भी हमने माइटोसिस पढ़े हैं, इसके चारों फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये एकदम उसी की तरह होती हैं। मतलब मियोसिस सेकेंड किसकी तरह होता है? समसूत्री विभाजन के ही बिल्कुल समान होती हैं। तो हम लोग यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट अच्छे से पढ़ेंगे और मियोसिस सेकेंड हमको पता है, जो माइटोसिस अभी हमने पढ़ा है उसके चारों स्टेज सेम वही फॉलो करता है। तो मियोसिस फर्स्ट में अगर देखिए तो मियोसिस फर्स्ट में निम्नलिखित चरण होते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब तो होंगे ही। लेकिन यहाँ क्या होता है? प्रोफेज फर्स्ट जो होता है ये काफ़ी लंबा चरण होता है। तो प्रोफेज फर्स्ट में ही आपके कई चरण हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 5 चरण बताए गए हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो इन सभी को हम जानेंगे कि लेप्टोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है, प्रोफेज के पैचिटीन स्टेज में क्या होता है, डिप्लोटीन, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन क्या क्या होता है, इसके बारे में मैंने यहाँ लिख भी दिया है। ये पूरा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर से अगर आप देखेंगे तो लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस और फिर मेटाफेज फर्स्ट। तो स्ट्रक्चर से अगर समझेंगे जब मैं बता रहा हूँ तो यहाँ पे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है, तो लेप्टोटीन स्टेज में देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ गुणसूत्र जो है, आप अगर फिगर देखते रहेंगे और पॉइंट्स को सुनते रहेंगे तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं। और फिर उसको आप अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो एक बार रिवीजन करने पे आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो लेप्टोटीन स्टेज में देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ गुणसूत्र जो है लंबे और धागेनुमा होते हैं। ठीक, यहाँ क्रोमोसोम्स के बीच क्या होता है, आकर्षण कम होता है। यहाँ क्रोमोसोम्स मोनोवैलेंट होते हैं, मतलब एकल संयोजी होते हैं। और यहाँ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, मणिकामय दिखाई देते हैं, मतलब बीडेड होते हैं। ठीक है, मतलब क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या लगा होता है, क्रोमेटिन कण लगे होते हैं। और इस अवस्था में क्या होता है, केंद्रक का साइज बढ़ता है। तो लेप्टोटीन स्टेज में क्या क्या होता है, कई बार आप वीडियोस अगर बढ़ा के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मेन चीज़ आप देखिए यहाँ गुणसूत्र कैसे हैं, लंबे हैं और पतले पतले धागेनुमा हैं, ये आपको समझ में आ ही रहा है। एकल संयोजी हैं, मोनोवैलेंट हैं, एक हैं, बिखरे हुए हैं। तो लेप्टोटीन स्ट्रक्चर आपको देखने से ही क्लियर हो जाएगा एक बार सुनने पे। फिर दूसरे स्टेज पे आते हैं हम लोग, जाइगोटीन। तो जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पे गुणसूत्रों के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल बढ़ता है। ठीक,
गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण बल बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गुणसूत्र छोटे हो जाते हैं और मोटे और स्पष्ट हो जाते हैं। उन गुणसूत्र पास पास आ जाएंगे, छोटे हो जाएंगे और थोड़ा स्पष्ट हो जाएंगे। ठीक है। फिर जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है कि यहाँ देखिए दो गुणसूत्र जो है, यहाँ दो समजात गुणसूत्र क्या है, जिपर लाइक फैशन में एक दूसरे के समीप आ गए हैं। ठीक है। और इनके मध्य क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है, और इसी पेयरिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। तो अगर पूछ लीजिए कि साइनेप्सिस किस स्टेज में होता है मियोसिस फर्स्ट के, तो प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटीन स्टेज में ही साइनेप्सिस होता है। साइनेप्सिस होता क्या है कि समजात गुणसूत्र जो है जिपर लाइक फैशन में, आप नोट कर लीजिए किस फैशन में, जिपर लाइक, चेन जैसे फैशन में। देखिए चेन जैसे बन गए ना, आप चेन बंद करते हैं तो देखिए उसी स्ट्रक्चर बन गया है। तो चेन लाइक फैशन में, जिपर लाइक फैशन में एक दूसरे के समीप आ जाते हैं और इनके मध्य क्या होती है, पेयरिंग हो जाती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं। तो साइनेप्सिस कहाँ हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए, जाइगोटीन स्टेज में हो रहा है साइनेप्सिस। ठीक। यहाँ गुणसूत्र कैसे होते हैं, बाइवेलेंट हो जाते हैं। दो समजात गुणसूत्रों के मध्य एक अवकाश होता है। जो ये दो गुणसूत्रों के आप लाइनिंग देख रहे हैं ना, जो गुणसूत्र आपस में आ गए हैं, तो गुणसूत्रों के मध्य क्या हो रहा है, गैप है। तो जिसे ही इन जो गैप आ गया है इसे ही हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो दो समजात गुणसूत्रों के मध्य एक अवकाश पाया जाता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। अगर आपसे ये पूछ लीजिए साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है ये किसका कॉम्प्लेक्स है, तो ये आप नोट कर लीजिए, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है ये डीएनए और प्लस प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। और इस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूबिक्विटीन प्रोटीन बोलते हैं। तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, डीएनए और प्लस प्रोटीन होता है। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, इन दोनों के बारे में आप अगर स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। और तीसरी चीज़ जो मैंने आपको भी बताई, जिपर लाइक फैशन, साइनेप्सिस। फिर देखिए साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, गुणसूत्रों की जो है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो गुणसूत्रों की पेयरिंग के लिए आवश्यक है। ठीक है। और ये किसके लिए, ये रिकॉम्बिनेशन के लिए भी सहायक होती है। कौन, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है एग्जाम में पूछा जाता है किस स्टेज में, तो ये जाइगोटीन में बनता है, आप देख ही रहे हैं। और जाइगोटीन में बन रहा है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। लेकिन आप स्ट्रक्चर में देखिए तो पैचिटीन स्टेज तक ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स रहता है। तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन में बनता है और पैचिटीन अवस्था तक बना रहता है। पैचिटीन के बाद जब डिप्लोटीन आता है वहाँ पे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो विलुप्त हो जाता है। तो इतना डायग्राम से ही आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज पे, जिसका नाम है पैचिटीन। फिर पैचिटीन स्टेज में क्या होता है कि ये पैचिटीन स्टेज जो है ये सबसे लंबी और जटिल प्रावस्था है। किसकी, ये प्रोफेज फर्स्ट की पैचिटीन जो प्रावस्था है ये सबसे लंबी होती है और सबसे जटिल होती है। यहाँ पे जो गुणसूत्र है वो टेट्रावैलेंट हो जाते हैं। देखिए ऊपर से लिखा भी है टेट्राड, तो यहाँ गुणसूत्र जो हैं वो टेट्रावैलेंट या मतलब चतुर्संयोजी हो जाते हैं। गुणसूत्रों के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिसके कारण क्रोमोसोम एक दूसरे पर लिपट जाते हैं और उनके मध्य क्या होता है, तनाव बढ़ जाता है। कुछ स्थानों से गुणसूत्र जो है टूट जाते हैं और एक दूसरे के साथ संयुक्त हो जाते हैं। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर मतलब जीन विनिमय। तो अगर पूछा जाए कि जो है कहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, तो पैचिटीन प्रावस्था में। तो पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, लेकिन जो है यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर होता है पैचिटीन स्टेज में वो दिखाई नहीं देता है, वो हमें दिखाई देता है कहाँ पे, डिप्लोटीन प्रावस्था में। ठीक है। तो पैचिटीन प्रावस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। और जिस स्थान पर ये क्रॉसिंग ओवर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कायस्मेटा बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर में देखिए लिखा भी है कायस्मा। तो जिस स्थान पर क्रॉसिंग ओवर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कायस्मेटा बोलते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज पे हम आ जाते हैं डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन स्टेज में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणसूत्रों के मध्य जो है वो आकर्षण कम हो जाता है और इनका जब आकर्षण कम हो जाएगा तो गुणसूत्र क्या होगा, एक दूसरे से दूर हटना शुरू हो जाएंगे, मतलब इनका पृथक्करण स्टार्ट हो जाएगा, एक दूसरे से सेपरेट होने लगेंगे। और यहाँ पर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर दिखाई देगा। पैचिटीन स्टेज में भी क्रॉसिंग ओवर होता है लेकिन वहाँ दिखाई नहीं देता है। क्रॉसिंग ओवर मतलब जीन विनिमय।
जीन विनिमय जो है वो पैचिटीन अवस्था में भी होता है, लेकिन वहाँ दिखाई नहीं देता। दिखाई कहाँ देता है? ये डिप्लोटीन प्रावस्था में। इसको आप नोट करिए, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, कायस्मेटा बिंदु भी दिखाई देते हैं। गुणसूत्र यहाँ क्या होते हैं? पूरी तरीके से पृथक नहीं होते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो डिप्लोटीन स्टेज में स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि जो कायस्मेटा बिंदु है उसका जो है सिरे की ओर खिसकना स्टार्ट हो जाता है। किस स्टेज में? डिप्लोटीन स्टेज में। फिर हम आते हैं डाइकाइनेसिस, लास्ट स्टेज है डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस जो है ये अंतिम प्रावस्था है, जहाँ पे टर्मिनलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। मतलब क्रोमोसोम जो है वो पूरी तरीके से सेपरेट हो जाते हैं, केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाती है और केंद्रिका जो है वो विलुप्त हो जाती है। हमने जब माइटोसिस पढ़ा था वहाँ भी प्रोफेज फर्स्ट में देखा था कि केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो जा रही है। तो यहाँ के प्रोफेज फर्स्ट की जो इतना अभी हमने पढ़ा स्टेज, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, तो हम डाइकाइनेसिस में आके देख रहे हैं कि यहाँ भी क्या हो रहा है, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो जा रही है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं आगे। इसके बाद हम आते हैं प्रोफेज स्टेज हो गया आपका, फिर है मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो हम देख लेते हैं मेटाफेज में क्या होता है, फिर एनाफेज में क्या होता है, टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है। ये देखिए पूरा स्टेज ऑफ मियोसिस पूरा स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, और मैंने अभी आपको जैसे समझाया है आप उस तरीके से अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको एक बार में ही सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि यहाँ सारे गुणसूत्र जो हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं। आप जो है माइटोसिस को भी अपने दिमाग में रखेंगे और कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो कंपैरिजन से क्या है कि अच्छे से दिमाग में आपके चीज़ें याद हो जाती हैं। तो मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि सारे गुणसूत्र जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं, स्पाइंडल फाइबर्स बन जाते हैं, और गुणसूत्र की भुजाएं जो हैं केंद्रक की ओर और गुणसूत्र बिंदु कहाँ चले जाते हैं, ध्रुवों की ओर विस्थापित हो जाते हैं। उसके बाद जो है हमारा अगला स्टेज आता है एनाफेज फर्स्ट। तो एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, यहाँ गुणसूत्र बिंदु जो है वो डिवाइड नहीं होता है, गुणसूत्र जो है वो विपरीत ध्रुवों पर गति करते हैं। ठीक है, तो एनाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, फिर हमारा आता है लास्ट स्टेज टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट में अगर आप इसका डायग्राम से अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए क्या हो रहा है, प्रोफेज फर्स्ट हो गया, प्रोफेज फर्स्ट में इतने स्टेजेस हमने देखे, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, फिर टीलोफेज फर्स्ट। तो टीलोफेज फर्स्ट में क्या होगा कि यहाँ गुणसूत्र क्या है, देखिए ध्रुवों पर पहुँच जाते हैं तथा केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका पुनः निर्मित हो जाते हैं। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि प्रोफेज और टीलोफेज में दोनों में क्या अंतर है, ये आपको अब समझ में आ रहा होगा। तो केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका यहाँ पे फिर निर्मित हो जाती हैं और प्रोफेज में ये समाप्त हो जाती हैं। फिर क्या होता है कि यहाँ पे दो संतति केंद्रक का जो है वो निर्माण हो जाता है, केंद्रिका का। जब हमने कैरियोकाइनेसिस आपको बताया था तो वहाँ बताया था कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है कि दो संतति केंद्रिका का निर्माण हो जाता है। जब इसका निर्माण हो जाता है तो फिर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, मतलब कोशिका विभाजन। जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, दो संतति कोशिका का निर्माण हो जाएगा। फिर ये दोनों कोशिकाएं जो बनी हैं ये दोनों किस में जाएंगी, ये देखिए टीलोफेज के बाद ये क्या हो गया, दो कोशिकाएं बन गई हैं। तो ये फिर दोनों कोशिकाएं क्या होंगी, फिर ये दोनों कोशिकाएं मियोसिस सेकेंड में इंटर करेंगी और 4 सेल्स का निर्माण करेंगी। ठीक है, और जो ये मियोसिस सेकेंड पूरा स्टेज देख रहे हैं, मियोसिस सेकेंड में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2, ये बिल्कुल ही समसूत्री विभाजन के जैसा है। ठीक है, तो यहाँ से मियोसिस और माइटोसिस का एक्सप्लेन मैंने बहुत अच्छे से किया है। आप इसको बार बार 1-2 बार कम से कम वीडियो देख लीजिएगा पूरा, तो बहुत अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अलग से बताए हैं आप वीडियो देखते वक्त उनको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आते हैं समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। तो अभी जब मैंने इस पूरे प्रोसेस को बताया है उन्हीं को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, बाकी जब अभी हम लोग विभाजन पढ़ रहे थे वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी थी। तो देखिए समसूत्री विभाजन कहाँ होता है, यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, जनन कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन में कम समय लगता है, जाहिर सी बात है। इस विभाजन में अधिक समय लगता है। अर्धसूत्री विभाजन देखिए मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, तो ज़्यादा समय लगेगा ही। इस विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, इस विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं। अभी मैंने बताया क्योंकि 2 बार है, मियोसिस फर्स्ट हुआ फिर उसमें 2 बना, फिर मियोसिस सेकंड हो गया तो 4 हो गया। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो है पेरेंट सेल के समान रहती हैं, और यहाँ संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी हो जाती है अर्धसूत्री में।
सारी चीज़ें देखिए वहीं से निकल के आ रही हैं। अगर आप उसको पूरा अच्छे से पढ़ लिए तो डिफरेंस आप बिना देखे बता ले जाएंगे। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, इस विभाजन में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जीन विनिमय क्या है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है ये मैंने आपको बताया है। क्रॉसिंग ओवर पे ध्यान रखिएगा कि किस स्टेज में होती हैं। समसूत्री विभाजन क्या होता है, वृद्धि, मरम्मत एवं घाव भरने के लिए आवश्यक होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो है ये लैंगिक जनन से संबंधित है, मतलब यहाँ पे युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, यहाँ केंद्रक एक बार विभाजित होता है और अर्धसूत्री विभाजन में यहाँ केंद्रक 2 बार विभाजित होता है। तो फ्रेंड्स आज आपको सेल डिवीज़न बहुत अच्छे से बताया गया है। आप इसको अगर 1-2 बार वीडियोस देखेंगे तो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम्स में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और वीडियो की PDF आपको इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो लोग PDF चाहते हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन से जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।